नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 14 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला हिंदी एट यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट। देखिए, इंडिया 8 लाख US डॉलर्स कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशंस के लिए टू कंटिन्यू टू एक्सपैंड द यूज ऑफ हिंदी। ठीक है, इंडिया डिप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्रा चेक हैंडओवर किया है डेप्यूटी डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंचार्ज न्यूज एंड मीडिया डिवीजन यूनाइटेड स्टेशन को। नाउ इंडियन मिशन ने यह बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट्स टू एक्सपैंड द यूज ऑफ हिंदी इन यूनाइटेड नेशंस। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में ऑलरेडी हिंदी का यूसेज है, उसी को कंटिन्यू रखने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए इंडिया ये डोनेशन किया है। नाउ as part of these efforts, Hindi at UN project in collaboration with UN Department of Public Information was launched in 2018 with an objective to enhance the public outreach of the United Nations in Hindi language। ठीक है, तो ये जो हिंदी @UN प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द UN डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में हिंदी लैंग्वेज को और एक्सपैंड करने के लिए। नाउ India has been partnering with UN Department of Global Communications also since 2018 और इंडिया एक्स्ट्रा बजटरी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं यूनाइटेड नेशंस को हिंदी को और पॉपुलराइज करने के लिए। वैसे 2018 से UN न्यूज इन हिंदी इज डिसेमिनेटेड थ्रू UN वेबसाइट। अगर आप यूनाइटेड नेशन का वेबसाइट देखोगे ना, उसमें हिंदी में भी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने न्यूज है वो डिसेमिनेट करते हैं, आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में देखने को मिलेगा। तो इधर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूएन डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया है, वो ध्यान दीजिएगा। यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस एंड यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, दोनों हिंदी लैंग्वेज यूसेज से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। एंड इंडिया डिप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी है आर रविंद्रा। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। अगला है इंटर सोलर यूरोप। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भगवंत खुबा इंटर सोलर यूरोप 2022 अटेंड किया है एट म्यूनिच, जर्मनी। उधर मिनिस्टर साहब ने एक कीनोट एड्रेस भी डिलीवर किया एट द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इवेंट ऑन इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट। वैसे दोस्तों, इंटर सोलर यूरोप 2022 क्या है? इट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सिबिशन सीरीज फॉर द सोलर इंडस्ट्री एंड इट्स पार्टनर्स। तो सोलर इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे लीडिंग एक्सिबिशन सीरीज आप बोल सकते हो इंटर सोलर। तो इस बार वो जर्मनी में हुआ था। इट यूनाइट्स पीपल एंड कंपनीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ सोलर पावर इन अवर एनर्जी सप्लाई। तो बेसिकली दोस्तों, हमारा मिनिस्टर उधर क्यों गए थे? बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन्वेट करने के लिए। हमारा वैसे टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी इंस्टॉल करने का। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करना होगा। तो ये सब के लिए हम कैंपेनिंग भी करते हैं उधर जाके। ठीक है, वैसे इंटर सोलर यूरोप का 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब पिछले 30 साल से ये एक्सिबिशन सीरीज कंडक्ट करते हैं। तो इसमें दुनिया भर के सोलर इंडस्ट्री में जो मेजर कंपनीज है वो सब शामिल होते हैं। वैसे दोस्तों, और एक चीज बताता हूं, COP26 हुआ था कहां पे? 2021 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में। उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कमिट करके आए थे 2070 तक हम नेट जीरो अचीव करेंगे। क्या होता है नेट जीरो? नेट जीरो कार्बन एमिशंस, मतलब हम जितने कार्बन एमिट करेंगे उतना हम अब्जॉर्ब भी करेंगे, इसे नेट जीरो बोलते हैं। तो इसका टारगेट है 2070 तक। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी से या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट करना होगा। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, इंटर सोलर यूरोप 2022 इस बार हुआ था म्यूनिच, जर्मनी में। और हमारी जो टारगेट्स है तो मैं बार बार आपको बताता हूं, 500 गीगावाट है 2030 तक एंड 2070 तक हमें नेट जीरो भी अचीव करना है। वैसे दोस्तों, ये जो 500 गीगावाट COP21 से पहले 450 गीगावाट था, आपको शायद याद हो, अब ये 500 गीगावाट हो गया। आपसे एक सवाल है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंटली हमने कितना अचीव किया है। मतलब 500 गीगावाट आपका हमारा टारगेट है, तो 2022 मई के हिसाब से हमारे देश में कितना कैपेसिटी है नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी का। अगला है टेम्पल्टन प्राइज। सबसे पहले टेम्पल्टन प्राइज के बारे में दोस्तों, 1972 में एस्टैब्लिश किया था बाय द लेट फिलांथ्रोपिस्ट सर जॉन टेम्पल्टन, जिनके नाम पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। प्राइज मनी है $1.3 मिलियन का। 5 विनर्स का नाम देखिए, तब इस प्राइज का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। जेन गुडॉल, मदर तेरेसा, दलाई लामा, आर्च बिशप डेसमंड टूटू। ठीक है, नाउ इस बार मिला है फ्रैंक विल्सेक। ऑलरेडी फ्रैंक विल्सेक साहब एक नोबेल प्राइज विनर है एंड ही इज ए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड ही इज रिनॉन फॉर हिज बाउंड्री पुशिंग इन्वेस्टिगेशंस इनटू द फंडामेंटल लॉस ऑफ नेचर। तो देखिए, काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस, रिसर्च वगैरह इन्होंने किया है regarding the fundamental laws of nature and universe, and he's
This award is awarded to individuals whose life's work embodies a fusion of science and spirituality. तो देखिए दोस्तों, साइंस के फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं उनके लिए टेम्पल्टन प्राइज है। वैसे ये नाम देखने के बाद आपको समझ में आया होगा, इसमें जो मदर तेरेसा, दलाई लामा, आर्च बिशप डेसमंड टूटू, ये सब स्पिरिचुअल लीडर्स थे, ये आपको मालूम ही है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांस विल्सक। अगला है मानसून टू अराइव अर्ली ओवर केरला। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है केरला स्टेट को। नॉर्मल डेट है दोस्तों जून 1, पर देखिए ये 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता है। इस साल साउथ वेस्ट मानसून हिट करेंगे 4 दिन पहले, दैट इज मई 27 को। द मानसून इज स्लेटेड टू मेक इट्स अर्लीस्ट अराइवल इन 13 ईयर्स ओवर केरला। तो पिछले 13 साल में सबसे अर्लीस्ट डेट है ये मई 27। तो ये डिक्लेयर किया है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर IMD। वैसे दोस्तों IMD का रिकॉर्ड ये कहता है 2009 में मई 23 को आया था मानसून, 2006 में मई 26 को, 2007 में मई 28 को, एंड द लास्ट टाइम मानसून अराइव्ड इन केरला वाज इन मई, वाज इन 2018। बेसिकली दोस्तों देखिए जून 1 नॉर्मल डेट है, ये आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी जून 2, 3, 4, 5 तो हो जाता है, कभी कभी अर्ली आ जाता है मई में। तो मई में इससे पहले 2009, 2006, 2007, 2018 में आया है। तो 13 साल के बाद सबसे अर्लीस्ट डेट है केरला में मई 27। वैसे दोस्तों और एक बात मैं बताऊं, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, बाहर बारिश हो रहा है, पिछले 2-3 हफ्ते से केरला में बारिश हो रहा है, तो अब हमें पता ही नहीं चलेगा साउथ वेस्ट मानसून आया है नहीं आया है, वो अलग बात है, ठीक है। नाउ द IMD यूजेस ए स्पेशलाइज्ड मॉडल दैट फोरकास्ट द अराइवल डेट्स विद इन ए 4-day विंडो। देखिए IMD एक स्पेशलाइज्ड मॉडल यूज करता है साउथ वेस्ट मानसून को फोरकास्ट करने के लिए। तो इनका 6 प्रेडिक्टर्स है, वो क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। मिनिमम टेम्परेचर्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर मिनिमम टेम्परेचर्स क्या है वो देखेंगे सबसे पहले। फिर प्री मानसून रेनफॉल पीक ओवर साउथ पेनिनसुला, साउथ पेनिनसुला के ऊपर मानसून से पहले जो रेनफॉल पीक क्या था, मतलब सबसे ज्यादा रेनफॉल कब हुआ था। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ओवर साउथ चाइना सी, तो देखिए साउथ चाइना सी से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन कितना हुआ था वो देखेंगे। लोअर ट्रोपोस्फेरिकल जोनल विंड ओवर साउथ ईस्ट इंडियन ओशन, देखिए इंडियन ओशन के ऊपर, वो भी साउथ ईस्ट इंडियन ओशन के ऊपर लोअर ट्रोपोस्फेरिक जोनल विंड वो देखेंगे। फिर अपर ट्रोपोस्फेरिकल जोनल विंड ओवर द ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, फिर आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ओवर द साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन। तो ये सारे प्रेडिक्टर्स वो यूज करते हैं और वो ये सब देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद IMD फोरकास्ट करते हैं मानसून को, ठीक है। नाउ द इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट ए नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर विद द कंट्री एक्सपेक्टेड टू गेट 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। अब देखिए लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में काफी बार हमने डिस्कस किया है। बेसिकली 50 साल का या 30 साल का एवरेज देखते हैं कितना बारिश हुआ था, उसके हिसाब से बताते हैं कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का कितना परसेंटेज बारिश होगा। तो इस साल इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है मानसून में 99% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज मिलेंगे। वैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज से रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। वैसे दोस्तों और एक बात मैं बताऊं, जो IMD स्पेशलिस्ट मॉडल यूज करते हैं ना, इसमें मैंने बोला 6 प्रेडिक्टर्स यूज करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है ये कौन कौन से रीजन का डाटा कलेक्ट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, साउथ पेनिनसुला, साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट इंडियन ओशन, ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन एंड साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन। ये ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारे रीजन के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब कौन कौन से रीजन का डाटा कलेक्ट करके ये फोरकास्ट देते हैं करके, ठीक है। फाइनल न्यूज, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट इन द लेटेस्ट ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, WMO ने ये बोला है 2022 विल बी कूलर ओवर इंडिया अलोंग विथ अलास्का एंड कनाडा। कूलर मतलब देखिए दोस्तों 1991 से लेके 2020 तक का एवरेज टेम्परेचर देखेंगे, वो एवरेज टेम्परेचर से कूलर होगा 2022 का टेम्परेचर। वैसे दोस्तों बहुत कम रीजन में इस तरह बिलो नॉर्मल टेम्परेचर का प्रेडिक्शन दिया है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये रिपोर्ट का नाम ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट या फिर डिकेडल क्लाइमेट आउटलुक रिपोर्ट भी आप बोल सकते हो। ये कौन इश्यू करता है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये लोअर टेम्परेचर होने का प्राइमरी रीजन क्या होगा, इंक्रीज इन रेनफॉल एक्टिविटी इन दिस डिकेड, ठीक है। मतलब इस डिकेड में वैसे भी हमारा जो रेनफॉल है मानसून सीजन में जो हमें रेनफॉल मिलता है या मानसून सीजन के बाहर भी जो रेनफॉल हमें मिलता है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू लास्ट डिकेड। इस डिकेड मतलब 2021 से लेकर 2030 तक हमारा जो रेनफॉल होगा वो ज्यादा होगा। In April this year, India Meteorological Department had said that Indian monsoon will soon enter the positive epoch after remaining under a negative epoch since 1971. देखिए
मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ये पॉजिटिव एपोक एंड नेगेटिव एपोक के बारे में। मतलब अगर आप 1901 से देखोगे हमारे कंट्री के ऊपर जो रेनफॉल रहा है ना, वो कुछ डिकेड्स में पॉजिटिव रहा है, कुछ डिकेड्स में नेगेटिव रहा है। तो 1971 से लेके 2021 तक ड्राई एपोक चल रहा था, मतलब बारिश कम हो रहा था। अब 2020 से लेके 2030 तक ना पॉजिटिव एपोक होंगे, मतलब ज्यादा बारिश मिलेंगे हमें। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, आप एक काम कीजिए, एक वीडियो में बनाया था लॉन्ग पीरियड एवरेज को लेके, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, उसमें मैंने ये समझा रखा है। ठीक है, मतलब अब तक कैसे हमारा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कम बारिश हो रहा था, अब कैसे इंक्रीज होंगे। तो वैसे भी ऑलरेडी आईएमडी का प्रेडिक्शन है 2021 से लेके 2030 तक हमारा जो रेनफॉल है वो पॉजिटिव एपोक में चला जाएगा, मतलब हमें ज्यादा बारिश मिलने वाला है अगले 10 साल में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा रेनफॉल होगा तो टेम्परेचर कम होगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा 1971 से लेके 2021 तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर ड्राई एपोक चल रहा था, मतलब बारिश कम मिल रहा था। 2021 से वो पॉजिटिव एपोक हो जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा 2030 तक। फिर 2031 से 2040 तक वेट एपोक शुरू होगा, मतलब बारिश और ज्यादा हो जाएगा। फिर कुछ डिकेड्स के बाद ये अगेन नेगेटिव में हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव करके चलता रहता है रेनफॉल ट्रेंड्स जो है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।